हेलो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स नंबर्स, सूचकांक। इसमें आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे इंडेक्स नंबर्स के फीचर्स के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में, और साथ ही करेंगे प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स की। जब हम इंडेक्स नंबर्स बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में, मीनिंग के बारे में, कि बेसिकली इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं या क्यों बनाए जाते हैं या क्या इनका यूज़ है। तो पहले हमें इसका पता हो कि मतलब क्या है इंडेक्स नंबर्स का। तो आपको बताइए कि जैसे हमारे जो इकोनॉमिक डाटा है, जो बिजनेस डाटा है, उसमें समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। तो उन चेंजेस को, चाहे वो प्राइस में है, क्वांटिटी में है, प्रोडक्शन में है, सेल्स में है, तो डिफरेंट जो आपके चाहे वो प्राइजेस हैं, चाहे क्वांटिटी हैं, तो डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उसमें समय समय पर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो उन चेंजेस को मेजर करने के लिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, की टाइम के हिसाब से कि समय के साथ साथ उसमें क्या बदलाव आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, उन चीज़ों को मेजर करने के लिए जो है वो इंडेक्स नंबर्स बनाए जाते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स मीन स्टैटिस्टिकल मेजर्स विद द हेल्प ऑफ विच रिलेटिव चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स कैन बी मेजर्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडेक्स नंबर्स क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, मतलब एक स्टैटिस्टिकल जिससे जो है उसको हम कहें कि सांख्यिकी माप है। तो स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसकी हेल्प से हम जो है वो रिलेटिव चेंजेस की समय के किसके बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स की अलग अलग, कि 2000 में इतना था, 2001 में इतना हो गया, 2002 में इतना हुआ, 2003 में इतना हुआ, या 1990 में इतना था, 1991 में इतना हो गया, 1992 में इतना हुआ, 1993 में हुआ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पर जो है उस प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हुए हैं उनको मेजर करने के लिए जो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। देन इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस व्हिच हेल्प in measurement of changes in general price levels, cost of living, output, national income, business activities at different point of times। तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट वेरिएबल्स जो भी हैं आपके, उन सभी डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए उनमें जो चेंजेस आए हैं समय के हिसाब से ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स की, टाइम की बात करें तो अलग अलग टाइम पॉइंट पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, चाहे वो आपके प्राइस लेवल के चेंजेस की बात हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात हो, आउटपुट प्रोडक्शन की बात हो, सेल्स की बात हो, या नेशनल इनकम की बात हो, या और कोई बिजनेस एक्टिविटी हो, तो उसमें जो है वो समय के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस कुछ एक दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस ने जो है इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, बट जो बहुत सिंपल सी हैं वो मैंने एक दो लिखी है यहाँ पर। तो एम ब्लेयर के अनुसार क्या है, इंडेक्स नंबर्स आर अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज, की सूचकांक जो है एक विशेष प्रकार के माध्य है, मतलब एक एवरेज जिसको हम कह सकते हैं कि इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंजेस इन डिफरेंट वेरिएबल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, की समय के हिसाब से उसमें जो है वो क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उसको मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर्स आपके कैलकुलेट किए जाते हैं। देन क्रॉक्सटन एंड काउडन ने क्या कहा है, index numbers are devices for measuring differences in the magnitude of a group of related variables। सूचकांक संबंधित चरों के समूह के मूल्यों में परिवर्तनों को मापने की विधि है। तो क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ परिवर्तनों को लिख लेना आपने। तो जो भी वेरिएबल्स हैं, रिलेटेड वेरिएबल्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनको उनके ग्रुप में, या यहाँ पे जो ये जो डेफिनेशन कह रही है तो ग्रुप की बात कर रही है कि सूचकांक जो है संबंधित चरों के समूह कि मतलब जो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनके ग्रुप में जो प्राइजेज में चेंजेस आ रहे हैं उसको मापा जाता है। बट इंडेक्स नंबर्स में जो है हम इंडिविजुअल आइटम्स के इंडिविजुअल वेरिएबल्स के लिए भी स्टडी कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन जो है वो इसके बारे में दी हुई है। जैसे BL बॉले ने कहा है, ए सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर्स रिफ्लेक्ट्स in its trend and fluctuations the movement of some quantity in which it is related। तो अलग अलग ऑथर्स अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इसमें जो है वो दो अलग अलग टाइम्स पे, प्लेसेस पर, परिस्थितियों में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये था इसका कुछ मीनिंग और डेफिनेशन। अब इसके हम फीचर्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडेक्स नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। सो पहला जो है, इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था डेफिनेशन में भी कि एम ब्लेयर ने क्या कहा है कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज है इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड कह रहे हैं क्योंकि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल फिगर से हम जो है पूरे ग्रुप ऑफ फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट उसमें ये होता है कि
एक फिगर से सभी को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इंडेक्स नंबर से क्या है कि हम उसमें क्या है कि डिफरेंट यूनिट्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट जो है उसके लिए मेजर्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन, कंपैरिजन, उसका एनालिसिस जो है वो और आसान हमारे लिए हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि जी ये प्राइस जो है वो 2000 इन द ईयर 2000 जो है वो इसका प्राइस 100 रुपये था, कि हमने कहा कि इंडेक्स नंबर हमने जो भी प्राइस था उसको हमने मान लिया कि 2000 में वो 100 रुपीज़ था, 2001 में जो है वो 100 की जगह 110 हो गया, 2002 में वो 110 से जो है वो 115 हो गया। तो वो जो है उसके मेजर्स की अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके लिए जो है वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जो 100 है, 110 है, 115 है, उससे जो है कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो जाता है कि डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जो है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके बेसिस पर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इनको जो है वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेस कहा जाता है। इंडेक्स नंबर्स मेजर द अफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि इंडेक्स नंबर से जो है हम किसी एक पीरियड टाइम पीरियड में जो है वो क्या 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 चेंजेस हुए हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ा है उसको स्टडी कर सकते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्राइस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, बिजनेस एक्टिविटीज़ और किसी एक्टिविटी के लिए जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से उनके मेजरमेंट की जा सकती है। और जब वो मेजर हमने अलग अलग चीज़ें कर ली, आपने आउटपुट के बारे में कर लिया, सेल्स के बारे में, अगर बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो आप कह रहे हैं कि हमने इतनी प्रोडक्शन की, इतनी सेल्स की, इतने प्रॉफिट्स हुए, तो हर एक के प्रॉफिट के आपने अलग इंडेक्स नंबर्स निकाले हैं, प्रोडक्शन के अलग निकाले हैं, सेल्स के अलग इंडेक्स नंबर्स निकाले हैं, तो उसको जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उनको जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक में चेंज होने की वजह से दूसरे में क्या चेंजेस आए हैं। तो वो यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबिलिटी हो जाती है। देन इंडेक्स नंबर्स लाइमलाइट द कॉमन फीचर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर क्या बात है कि वो कॉमन फीचर्स की बात की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी फीचर्स को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं या सभी आइटम्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो जो कॉमन फीचर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ आइटम्स जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल आइटम्स के बेसिस पर भी इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए भी जो है वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो अगर हम ग्रुप ऑफ आइटम्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ आइटम्स में जब इंडेक्स नंबर्स लिए जाते हैं तो उनके जो भी आइटम्स आपने उसमें इंक्लूड किए उनके कॉमन फीचर्स को, जिसको जो है वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन कॉमन फीचर्स को जो ज़्यादातर लोगों से जुड़ी हुई है, उन चीज़ों को जो है इसमें यहाँ पर उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनके जो भी फीचर्स हैं, उनको यहाँ पर लाइमलाइट, हाईलाइट जो है वो किए जाते हैं। देन इंडेक्स नंबर्स एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ सच फैक्टर्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, कि जैसे मैंने अभी से ऊपर पहले वाले पॉइंट में बताया आपको कि जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस में आपको पता है कि कुछ चेंजेस कॉजेज हो सकते हैं, कुछ चेंजेस जो है वो उसका अफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो चेंजेस हो रहे हैं वो कारण बन सकते हैं दूसरी चीज़ों में बदलाव होने का। तो उसमें जो है वो कारण, कॉज एंड इफेक्ट, कि उसमें जो बदलाव हो रहा है ये इस कारण से हो रहा है और इसमें जो है ये बदलाव की हुआ है इस वजह से। तो उसको एनालाइज करने के लिए कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली सभी चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती, बट उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पर जो है हम यहाँ पर उनमें जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उन प्रभावों को जो है यहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं। तो सूचकांक ऐसे तत्वों के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता। मतलब डायरेक्टली अगर आप देखना चाहें तो कॉज एंड इफेक्ट, तो एक एक चीज ये कारण हुआ तो इसके वजह से ये बदलाव हुआ, ये कारण हुआ तो इसकी वजह से ये बदलाव हुआ, तीसरा कारण हुआ तो उसकी वजह से ये बदलाव हुआ। तो किसी भी सिंगल वेरिएबल को अफेक्ट करने वाले मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स की स्टार्टिंग डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि जो है इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीपलिसिटी ऑफ वेरिएबल्स, कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो भी कारण हो सकते हैं किसी भी चीज में बदलाव का। तो उनको हर एक को इंडिविजुअली और डायरेक्टली जो है वो स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बट इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से जो है हम उनको हम एनालाइज कर सकते हैं एक कॉमन बेसिस पर, ग्रुप बेसिस पर, जिसको हम डायरेक्टली और इंडिविजुअली जो है वो स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि उसको एक स्पष्ट तौर पे जो है वो क्लासीफाई करना जो है वो कॉज एंड इफेक्ट को वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है इंडेक्स नंबर्स हमें हेल्प करते हैं कि कॉमन बेसिस पर हम जो है वो स्टडी कर लें कि क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या रिजल्ट्स उसके आए। देन इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, सूचकांक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो दे आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म, बट उसके साथ हम परसेंटेज नहीं लिखते। जैसे मैंने बताया कि आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया, कोई प्राइस था,
तो वो प्राइस के आपने इंडेक्स नंबर्स बना दिए। जैसे 2000 में हम कह रहे हैं कि उसका इंडेक्स नंबर आया 100, 2001 में आया 110, 2002 में आया उसका 115। तो वो हम परसेंटेज बेसिस पे निकाल रहे हैं कि अगर हम मान रहे हैं कि 2000 का वो जो है वो प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ 100 मान के चल रहे हैं कि वो बेस ईयर है, उसका बेस ईयर का प्राइस जो है वो 100 है, तो उसके बाद 110 हो गया, उसके बाद 115 हो गया, फिर 125 हो गया, 130 हो गया। तो उसमें जो है वो परसेंटेज बेसिस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, बट उसके साथ हम परसेंटेज का साइन जनरली कॉमनली जो है वो उसको यूज नहीं करते। तो दीज आर ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो इससे शायद से आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स नंबर्स के क्लियर हो गए कि क्या है और किस लिए ये इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। बाकी जब आगे आगे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो है उन चेंजेस को स्टडी करते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि हम कह रहे हैं कि 2000 में कोई किसी कमोडिटी का प्राइस 600 था, 2001 में आके 170 720 हो गया। तो अब उसको कंपेयर या फिर और उसके बाद जो है वो 900 हो गया। तो उसको कंपेयर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमें जो है उसको कंपेयर करना कि 600 से 720 हो गया, या जो है वो 600 से 900 हो गया, तो उसको कैसे कंपेयर करें। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मान लो 2000 में वो 100 था, 2001 में जो है वो 120 हो गया, 2002 में वो 150 हो गया। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें 10% का चेंज आया, उसमें 20% का चेंज आया, इस साल में उसमें 30% का चेंज आया। तो उसको कंपैरिजन, उसकी स्टडी, उसका एनालिसिस जो है वो बहुत आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है इसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स की, इसके फायदे क्या हैं। तो पहली बात कि टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, मुश्किलात हमें जो आ रही हैं, जैसे मैंने भी बताया कि कंपैरिजन करना है हमने, तो कंपैरिजन करने के लिए अगर हम एक्चुअल फिगर्स को कंपेयर करते हैं तो बहुत मुश्किल आता है। हम कह रहे हैं कि प्राइस 600 था, फिर 720 हुआ, फिर 900 हुआ, फिर 1200 हुआ, तो उसमें कंपैरिजन मुश्किल आता है। बट अगर हम कहें कि जी प्राइस 100 रुपये था, 100 का 110 हो गया, फिर 120 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, तो फिर उससे को कंपेयर करना हमें आसान हो जाता है। पता चलता है कि इसमें 10% का चेंज आया, इसमें 15% का चेंज है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कंपैरिजन के लिए, एनालिसिस के लिए, वो हमारी जो है वो ईजी हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी चेंजेस हुए हैं उनको आसानी से मेजर कर सकते हैं। देन हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस। तो वेतन और महंगाई भत्ता के निर्धारण में सहायक होता है। तो कि सैलरी में आपने कितना इंक्रीमेंट देना है, कितना बढ़ोतरी करनी है, डीएनएस महंगाई भत्ता कितना बढ़ाना है। तो जब वो महंगाई भत्ते की बात आ रही है तो आप देख सकते हैं कि जो है वो प्राइस लेवल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितने प्राइजेस जो है वो जनरल प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हुए हैं, होलसेल प्राइजेस में, रिटेल प्राइजेस में। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप उनका महंगाई भत्ता, कि महंगाई दर में 3% की बढ़ोतरी हुई है, महंगाई दर जो है वो 5% है, महंगाई दर 7% है, तो उसके हिसाब से जो है उनका महंगाई भत्ता और सैलरी जो है वो फिक्स की जा सकती है। तो वहां पे इंडेक्स नंबर्स हमें हेल्प कर देते हैं। हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान में सहायक। तो जब हम इजीली हमने बता दिया कि 2000 में 100 था, 2001 में 110 हुआ, 2003 में जो है वो 120 हुआ, फिर उसके बाद जो है वो 130 हुआ, तो हमें पता चल रहा है कि 10% का इंक्रीज हो रहा है। तो हम आने वाले समय के लिए, आने वाले टाइम के लिए जो है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं आसानी से, कि उसके एक ट्रेंड के बारे में हमें पता चल जाता है कि इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है। यहाँ पे इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल दिया था मैंने, हो सकता है डिक्रीजिंग ट्रेंड है, हो सकता है कि साइक्लिक ट्रेंड है कि कभी इंक्रीज हो रहा है तो फिर जो है वो कुछ टाइम तक इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो उस इंडेक्स नंबर से हमें जो है उसके बारे में पता चल जाता है, और फ्यूचर को हम काफ़ी हद तक जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि प्लानिंग जो है वो हमारे पास्ट डाटा के ऊपर डिपेंड होती है। तो जो भी प्रिडिक्शंस हैं वो हमारे पास्ट डाटा के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंडेक्स नंबर्स, जो हमारे हिस्टोरिकल डाटा है उसके बेसिस पर हम इंडेक्स नंबर्स निकालते हैं, और उसके बेसिस पर फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाती हैं। देन इट हेल्प्स इन कंपैरिजन, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, तुलना में सहायक, कि कंपैरिजन करने में, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस हुए हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, तो समय के अनुसार जो उनकी कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। देन टू मेजर परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति को मापने में सहायक। तो जैसा मैंने बताया कि प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पर हमारे को जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स, तो वो हमारे को पास आ जाते हैं। तो हम जो है वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी की, जो मनी की एक्चुअल वैल्यू है उसके बारे में हम यहाँ पर कैलकुलेशन जो है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स कर सकते हैं, कि उसकी परचेजिंग पावर में कितनी कमी
आई है कि जो सामान हमें पहले मिल जाता था 100 रुपये में, अब उसके लिए हमें हो सकता है 110 रुपये खर्च करने पड़े, 120 रुपये खर्च करने पड़े। तो जो है वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना सामान हम 100 रुपये में 5 साल पहले खरीद सकते थे, उतना सामान अब 5 साल बाद जो है हम 100 रुपये में नहीं खरीद पा रहे हैं। दैट मीन्स कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कम हो गई है। उसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितना चेंज परचेजिंग पावर ऑफ मनी में आया है, उसके लिए भी इंडेक्स नंबर्स हमें हेल्प करते हैं। देन यूजफुल इन बिजनेस, व्यापार में जैसे मैंने बताया कि बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सेल्स के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, और डिफरेंट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स के बारे में। तो वहाँ पर जो है वो उन सब चीज़ों के का एनालिसिस टाइम बेसिस पर हम कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफिक टेक्निक है वहाँ पे हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की। तो लगभग वो ट्रेंड एनालिसिस जो है वो इंडेक्स नंबर बेस्ड ही हम उसको कह सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, कितने चेंजेस आए हैं। तो हम जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स को कोरिलेट करके आपस में उनमें क्या रिलेशनशिप है, और एक अच्छा डिसीजन जो है वहाँ पर ले सकते हैं। और जो बिजनेस की क्या कह सकते हैं, उसके बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं, बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, उसके लिए भी इंडेक्स नंबर जो है वो एक बैरोमीटर हो सकते हैं कि आप उसको माप सकते हैं कि इजीली कि कितनी जो है उसकी परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये थे यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। और डिपेंड्स कि कहाँ पे हम किस लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए इसकी यूटिलिटी जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। देन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स की अलग अलग तरह के जो चेंजेस हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो इंडेक्स नंबर्स को क्लासीफाई किया जाता है कि किस वेरिएबल को, किस आइटम को आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बेसिस पर जो है वो डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स जो है यहाँ पर बताए गए हैं। तो उसमें जो पहला है दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर्स, कीमत सूचकांक। प्राइस इंडेक्स नंबर्स ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो प्राइजेस में जो चेंजेस हुए हैं उनको स्टडी करने के लिए जो है ये इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक बेसिक चीज होती है कि इसमें एक बेस ईयर लिया जाता है, और बेस ईयर के जो भी प्राइजेस हैं या जिसके भी आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, प्राइस का, क्वांटिटी का, वैल्यू का, तो उसके बेस ईयर को 100 मान लिया जाता है। तो जो भी प्राइजेस हैं, जिस भी बेस ईयर को आपने लिया है उसके प्राइजेस 100, और उसके बेसिस पर आप देख लेंगे, चाहे अगर आप होलसेल के निकाल रहे हैं तो होलसेल प्राइजेस आप लेंगे, अगर आप रिटेल में रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स निकालते हैं तो फिर रिटेल प्राइजेस के बारे में स्टडी की जाएगी कि रिटेल प्राइजेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आए हैं। देन सेकेंड इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, मात्रा सूचकांक, क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स की वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कितनी प्रोड्यूस हुई है, कितनी कंज्यूम हुई है, चाहे वो प्रोडक्शन के बेसिस पर आप उसका क्वांटिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं कि कितनी मात्रा जो है उसकी कंज्यूम की गई है या कितनी मात्रा उसकी प्रोड्यूस की गई है। कि आप प्रोडक्शन के बेसिस पर प्रोडक्शन के लिए भी इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो है वो इतनी इतनी आउटपुट आई है, या कितना उसमें कंजम्पशन हुई है कि जो है वो कितना आइटम जो है वो यूज़ की गई है उसके बेसिस पर। तो कंजम्पशन के बेसिस पर भी हो सकती है, कंज्यूम्ड बेसिस पर भी, और प्रोडक्शन बेसिस पर भी जो है वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स जो है वो निकाले जा सकते हैं। या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए हो सकता है कि इंपोर्ट कितना किया गया है, कितना एक्सपोर्ट किया गया है, कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट हुई है, कितनी एक्सपोर्ट हुई है। तो ये हमें इकोनॉमिक प्लानिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो है ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स हमारी हेल्प करते हैं। देन वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। वैल्यू इंडेक्स नंबर्स मूल्य सूचकांक। तो वैल्यू में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ है, उसके लिए जो है वो वैल्यू इंडेक्स नंबर्स जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज कितनी कंज्यूम हुई है, कितनी परचेज हुई है, उसकी क्या वैल्यू बनती है। तो जैसे हमने यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे निकाला, यहाँ क्वांटिटी के बेसिस पे निकाला, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी दैट बिकम्स वैल्यू। कि अगर आप कह रहे हैं कि आइटम का प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ है, और आपने उसकी क्वांटिटी जो है वो 10 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम किया है, प्रोड्यूस किया है, तो 10 इंटू 5 उसकी जो वैल्यू है दैट इज 50। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर्स प्राइस इंटू क्वांटिटी, उसके बेसिस पर उसकी वैल्यू निकलती है, और उनको जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप स्टडी करके निकालते हैं उसके इंडेक्स नंबर्स, तो वैल्यू इंडेक्स नंबर्स माने जाते हैं। ये प्राइस के बेसिस पर, ये क्वांटिटी के बेसिस पर, और प्राइस और क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका मूल्य आ जाता है। तो उनके बेसिस पर अगर आप निकाल रहे हैं तो उनको बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। देन नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल एंड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स, सरल तथा सकल सूचकांक। सिंपल एंड एग्रीगेट। सिंपल का मतलब है कि जिसमें इंडिविजुअल कमोडिटीज, सिंपल मीन्स
कि जिसमें आप इंडिविजुअल कमोडिटीज के लिए जो है वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। हर एक इंडिविजुअल जो कमोडिटी है, आइटम है, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी, तो हर एक आइटम के लिए अगर आपने अलग अलग जो है वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए हैं तो दैट इज नोन एज सिंपल इंडेक्स नंबर्स। और एग्रीगेटिव का मतलब कि आपने सम टोटल की ग्रुप ऑफ आइटम्स, तो कंपोजिट बेसिस पर ग्रुप ऑफ कमोडिटीज के लिए जब आप इंडेक्स नंबर निकालते हैं दैट इज नोन एज एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो जब हम इनके फॉर्मूलाज करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि प्राइस इंडेक्स नंबर्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, वैल्यू इंडेक्स क्या है, सिंपल एंड एग्रीगेटिव क्या है। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स, इनको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स भी बोल देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कंजम्पशन में या एक्सपेंडिचर में जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरेज बेसिस पर क्या चेंजेस हुए हैं, उसके लिए जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंज आया है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स, तो जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी कमोडिटीज हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसको आप जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं या कर सकते हैं। तो जिस स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो निकाले जा रहे हैं तो उसके लिए जो है वो स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पज इंडेक्स नंबर जो है वो बन जाते हैं। उसमें क्या है कि जो भी आपने बेस ईयर लिया होगा उस बेस ईयर के कंपैरिजन में आने वाला जो भी आपका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाएंगे, उनको स्टडी किया जाएगा, उसके बेसिस पर जो है वो जो भी डिसीजन आपने लेने हैं, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है वो की जाती है। तो स्पेशल पर्पस कि किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए गए हैं। तो हमारे पास कौन कौन से होंगे? प्राइस इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, वैल्यू इंडेक्स नंबर्स, सिंपल एंड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स एंड स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, सूचकांक रचना संबंधी समस्याएं। ये जो पॉइंट्स हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है एग्जाम में कि आप इंडेक्स नंबर्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और साथ में आपके पास आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, की जब आपने इंडेक्स नंबर्स फॉर्म करने हैं तब आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं या पड़ सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे को उसमें है, पहला है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांक का उद्देश्य। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम आती है कि हम किस लिए वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव जो है जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम एक सही इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो डिसाइड करना है एक स्पेसिफिक पर्पस, वो इजी टास्क नहीं होता है किसी भी रिसर्चर के लिए, किसी भी स्टैटिस्टिशियन के लिए। तो एक स्पेसिफिक पर्पस कि किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जा रहा है, तो आपने होलसेल प्राइस में चेंजेस को स्टडी करना है, रिटेल प्राइजेस में चेंजेस को स्टडी करना है, कौन सी कमोडिटीज़ को लेना है या फिर कौन सी आइटम्स को लेना है, कौन से प्राइजेस को लेना है, वो सारे जो भी डिसीजंस हैं वो डिपेंड करते हैं आपके उस पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स पे कि किस लिए वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम जो है हम फेस करते हैं दैट इज द सिलेक्शन ऑफ पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, कि क्यों वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। क्योंकि पर्पस अलग, इंडेक्स नंबर्स अलग, तो इसलिए जो है वो सबसे पहले एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पर्पस का जो है किस उद्देश्य के लिए वो निकाला जा रहा है उसका पता होना बहुत जरूरी है। देन सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर और रेफरेंस पीरियड, आधार वर्ष का चयन। तो जो इंडेक्स नंबर है उसमें एक और जो मेन प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें जो है वो बेस ईयर, किस ईयर को बेस ईयर मानना है। तो जब हम बेस ईयर की बात करते हैं, एक आधार वर्ष की बात करते हैं, तो वो जो बेस ईयर है उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम उस बेस ईयर की बात करेंगे तो उसका इंडेक्स नंबर हमेशा जो है वो 100 लिया जाता है, कि इसमें चाहे उसकी वैल्यू जो भी रही होंगी, उसमें प्राइस चाहे वो 60 रुपए रहे, 70 रुपए हैं, 500 हैं, 300 हैं, तो उसका जो भी इंडेक्स नंबर हम मानेंगे बेस ईयर का वो 100 ही माना जाता है। तो बट जब हम इंडेक्स नंबर के लिए बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि बेस ईयर एक तो बहुत पुराना ना हो, बहुत पुराना होगा तो उससे कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप जो है वो 2020 का कंपैरिजन, 2020, 21, 22 का कंपैरिजन करना चाहते हैं और उसका कंपैरिजन अगर आप 1950s, 1960s या 1970s से करने लगे तो वो कंपैरिजन की कोई बहुत रेलिवेंस, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो टाइम गैप है वो बहुत ज्यादा है। और
जहां तक कोशिश हो हमारी कि वो जो बेस ईयर है इट शुड बी क्लोज टू द करंट ईयर, जो हमारा करंट ईयर है उसके आसपास का हो, उसका नियरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट बेस ईयर नहीं होना चाहिए। और एक और खास बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर, कि एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। बेस ईयर अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो बेस ईयर जो है दैट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मींस कि उस साल में ना तो कोई अर्थक्वेक आए हो, ना कोई फ्लड हुआ हो, ना कोई वॉर हुआ हो, मतलब ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें उसके अंदर ना हुई हो, क्योंकि इन स्थितियों में अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, सुनामी, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं उनमें जो है बहुत नुकसान होता है और प्राइजेस में, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है। तो अगर हम ऐसे किसी ईयर के साथ इस ईयर को बेस ईयर मान के दूसरे बाकी के सालों के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो है वो सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हमारी कोशिश हो कि जो हमारा बेस ईयर है इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर, कि जिसमें कोई भी इस तरह का अनयूजुअल इवेंट जो है वो ना हुआ हो। तो इस तरह का हमें बेस ईयर जो है वो सेलेक्ट करना है, कोई भी असाधारण घटना उसमें, भूचाल, बाढ़, युद्ध, इस तरह की स्थिति ना आई हो। देन सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा आ गया सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो जो सिलेक्शन ऑफ आइटम्स की, जैसे मैंने बताया था कि आप इंडिविजुअल बेसिस पर भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स के लिए भी, और ग्रुप ऑफ आइटम्स, चाहे वो आप इंडिविजुअल पे कर रहे हैं चाहे आप ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए कर रहे हैं। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती है कि जब हम आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। तो ऐसी आइटम्स होनी चाहिए जो लोगों के टेस्ट को, हैबिट्स को, उनकी नेसेसिटीज़ को, तो जिन लोगों के लिए हम उस इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों के टेस्ट, हैबिट्स, नेसेसिटीज़, उनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसी आइटम्स का उसमें सिलेक्शन होना चाहिए। और कोशिश होनी चाहिए कि जो भी आइटम्स हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस पर ली जाएं, उनकी क्वांटिटी स्टैंडर्ड बेसिस पर जो है वो ली जाएं, क्लासिफाइड बेसिस पर उनकी जो है वो ली जाए, ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। तो स्टैंडर्ड बेसिस पर कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो जो स्टैंडर्ड बेसिस पर एक कॉमन मैन के हिसाब से, बहुत ज़्यादातर लोगों के हिसाब से जो है उसकी क्वांटिटी डिसाइड की है। क्योंकि हो सकता है कि किसी जगह पर उसकी कंजम्पशन 10 kg है, किसी में 5 kg है, किसी में 6 kg है, किसी में 2 kg है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंजम्पशन उसकी हो सकती है जो भी आइटम्स आप ले रहे हैं। बट हमारी कोशिश हो कि वो जो आइटम्स हैं जो जिन लोगों के लिए हम स्टडी कर रहे हैं उनकी ऑन एवरेज बेसिस पर ज़्यादातर लोग कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पर उनकी क्वांटिटी ली जाए। उन आइटम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाए। तो ये चीज़ें हमें जो है वो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये भी हमारी मुश्किलात जो है वो बढ़ा देती है कि कौन सी आइटम्स ली जाएं, कितनी क्वांटिटी उनकी ली जाए, और साथ ही साथ कई बार हमें उसकी क्वालिटी को भी साथ में कंसीडर करना पड़ता है कि कौन सी क्वालिटी के गुड्स को जो हमने कंसीडर यहाँ पर करना है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी उनकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइजेस, क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो हमें देखना है कि क्वालिटी भी कंसीडर करनी है, क्वांटिटी भी कंसीडर करनी है, स्टैंडर्ड बेसिस पर हो, और ज़्यादातर लोगों की टेस्ट, हैबिट, कस्टम्स, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। इस तरह की आइटम्स हमें सेलेक्ट करनी होती है, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ जाती है। देन सिलेक्शन ऑफ प्राइजेस। अब जब सिलेक्शन ऑफ प्राइजेस की बात आती है तो दो तरह के प्राइजेस होते हैं, रिटेल प्राइजेस एंड होलसेल प्राइसेस। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो जैसे मैंने बताया था कि पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी आइटम्स लेनी है, कितनी लेनी है, क्या क्वांटिटी लेनी है, क्या प्राइस लेना है। तो हमारे पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें होलसेल प्राइजेस चाहिए या फिर हमें जो है वो रिटेल प्राइजेस चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास आ गया सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वेट्स, भार निर्धारित करना, वेट्स। तो हमने जो अगर वेटेज देनी है तो वेटेज किस बेसिस पर देनी है। तो वेटेज आप जो है वो हो सकता है जब आप प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो तो हो सकता है कि वेटेज आप क्वांटिटी के बेसिस पर दे रहे हो। जब आप क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हो सकता है कि आप वेटेज जो है उसकी प्राइस बेसिस पर दे रहे हो, या फिर वैल्यू के बेस पर भी जो है वो वेटेज दी जा सकती है। तो डिपेंडिंग कि आप कौन सा इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पर उसकी वेटेज जो है वो डिसाइड की जाती है। बट इट शुड बी जो भी आप वेट्स असाइन कर रहे हैं तो वो जो वेट्स हैं दे शुड बी लॉजिकल, एक्यूरेट एंड रैशनल, कि वो जो हमने वेट्स असाइन किए हैं वो सही होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से जो है हमने रैशनल बेसिस पर उनका सिलेक्शन करना है कि किसको हमने जो है वो वेट्स असाइन करने हैं। क्योंकि क्या होता है, वेट्स इसलिए असाइन किए जाते हैं कि हर एक आइटम की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है।
जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर एक आइटम की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसके बेसिस पर उनको वेट्स असाइन किए जाते हैं, चाहे क्वांटिटी के बेसिस पर या उनकी वैल्यू के बेसिस पर। तो हमें रैशनल बेसिस पर वो सोच समझ के एक्यूरेटली लॉजिकली वो वेट्स असाइन करने होते हैं। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास वेट्स असाइन करने के आते हैं कि क्वांटिटी बेस पे करें, वैल्यू बेस पे करें, तो कैसे उसको करें और किस चीज को कितना वेटेज दिया जाए, तो वो डिसीजन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज माध्य का चुनाव, जैसे हमने बताया कि स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज है, तो एवरेज कैलकुलेट की जाती है, और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर पढ़ा होगा तो उसमें डिफरेंट मेजर्स आपने पढ़े होंगे, कहीं अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है, तो डिफरेंट आपके पास स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं जिससे जो है आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो बेस्ट अगर हम मानते हैं इंडेक्स नंबर्स के लिए कि बेस्ट जो मेजर है इंडेक्स नंबर्स के लिए दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, उसको हम ज्योमेट्रिक मीन मानते हैं। बट क्या कि आपने अगर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा तो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और उन कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से जो है वो ज़्यादातर इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हुए अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंट एवरेजेस हमारे पास हैं, बट उसमें से कौन सी चूज करनी है, कौन सी सेलेक्ट करनी है, वो फिर एक प्रॉब्लम हमारे लिए और बढ़ जाती है। देन सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, उचित सूत्र का चुनाव। ये जो इंडेक्स नंबर्स हैं, इन इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस ने अपने अलग अलग फॉर्मूलाज जो है वो यहाँ पर दिए हैं। अभी जब आप हमारी आगे नई आने वाली वीडियोज में आप देखेंगे कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं, तो वो जो नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं उन नंबर ऑफ फार्मूलाज में से कि बेस्ट जो हमारे पर्पस को सूट कर सकता है वो एक अप्रोप्रिएट फार्मूला सेलेक्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट मेथड्स हैं इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए, आपको मैं दिखा देता हूँ अगली स्लाइड में कि अगर आपने इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास। अनवेटेड हैं या उनको सिंपल इंडेक्स नंबर्स बोल देते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं, सिंपल वाले में सिंपल एग्रीगेटिव है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है, ऐसी वेटेड में वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव है। उसके बाद भी जो है वो डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस ने अपने अलग अलग जो है वो फार्मूलाज यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे लेस्पियर का, पास्चे का, फिशर का, डॉर्विश, बाउले, मार्शल, एडवर्ड, कैली, तो डिफरेंट लोगों ने जो है वो अपने अपने फार्मूलाज दिए हुए हैं। फिर हमारे को प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सा फार्मूला जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया जाए और किस बेसिस पर इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाए, क्योंकि जो भी फार्मूला लेंगे रिजल्ट्स आपके उस फार्मूला के बेसिस पर अलग अलग आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं सबके रिजल्ट सेम आते हैं, तो अलग जो भी फार्मूला यूज करेंगे उसके हिसाब से अलग अलग इंडेक्स नंबर्स आएंगे। तो हमें देखना है कि हमारे लिए बेस्ट सुटेबल इंडेक्स नंबर कौन सा है। बट मैं बता दूं आपको कि फिशर ने जो फार्मूला दिया है, फिशर का जो फार्मूला है दैट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज फिशर्स आइडियल इंडेक्स, क्योंकि उसके जो कुछ टेस्ट हैं एडिक्वेसी के वो फिशर का आइडियल इंडेक्स उनको सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए जो है उन इंडेक्स नंबर के मेथड्स में से फिशर का जो फॉर्मूला है उसको हम जो है वो बेस्ट मानते हैं। तो ये था हमारी आज के वीडियो में जिसमें मैंने आपको इंडेक्स नंबर्स के बारे में बताया, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताया, डिफरेंट यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स हमने इसमें किए हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स वो हमारा इसमें कवर हो गया है। और आपको मैंने अभी स्लाइड एक और दिखाई थी जिसमें हमने जो है वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में बताया। तो ये जो मेथड्स हैं इनके फॉर्मूलाज, इनकी कैलकुलेशन हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, थ्योरेटिकल आपका जो है वो कंसेप्ट इसमें लगभग कंप्लीट हो गया। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इंडेक्स नंबर्स से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।